आज कैरियर प्रोटीन्स एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एंड लेक्चर है और आज हम लोग देखेंगे, छोटी छोटी जानकारियों को लेंगे कि कैसे कैरियर प्रोटीन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वह इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन या किडनी में जो रीएब्जॉर्प्शन होता है उसमें कैसे पार्टिसिपेट करता है। ये उसको आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अप्लाइड जो फॉर्म है, एक आता है ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्ट। ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एक पार से दूसरे पार जाना। जैसे हम लोग अगर अपने इंटेस्टाइन को लें तो हमारे इंटेस्टाइन में क्या है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, लाइनिंग, जिसे हम लोग एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे ये भी ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इधर जो इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, जहां खाने की नली है, जहां हमारा फूड पहुंचता है, डाइजेस्ट होता है। और यहाँ जो है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, दिस वन इज कॉल्ड ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी, और इसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलिया। तो अब सोचिए कि यहाँ तीन आपको लाइनिंग दिख रहा है ना। एक तो एपिथेलियल सेल हो गया, दूसरा हो गया ब्लड कैपिलरीज, और तीसरा पोर्शन हो गया इंटेस्टाइन। अब इन तीनों जगह का अपना अपना काम है। ठीक है, अगर हम ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन को देखें तो क्या है, ये साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। फिर है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, ये काम जो है, यहाँ डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। अगर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है तो मान लो कि यहाँ ग्लूकोज डाइजेस्ट होकर निकला है। अब इस ग्लूकोज को जाना है कहां पर, ब्लड में। तो ग्लूकोज और ब्लड के बीच में ये जो एपिथेलियल सेल है, यह एक फिल्टर का काम करता है। तो अब देखें कि यहाँ क्या क्या चुनौतियां आती हैं। पहली चुनौती है कि उस ग्लूकोज को इस सेल के अंदर में जाना होगा, और दूसरी चुनौती है कि इस ग्लूकोज को इस सेल से बाहर निकलकर ब्लड कैपिलरीज में एंटर करना होगा। अगर आप देखें इस पर्टिकुलर सेल को, ये सेल कैसे दिख रहा है। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं। यही वो सेल है एक, और यहाँ ल्यूमेन है और यहाँ ग्लूकोज है और यहाँ ब्लड है। तो सबसे पहला स्टेप है कि इस ग्लूकोज को अंदर लाना है। ग्लूकोज जब अंदर आएगा तो ये सेल जो है, ये सेल कुछ ग्लूकोज का यूज अपने काम के लिए करेगा, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको वो ब्लड में फेल देगा, भेज देगा। तो आप देखिए कि ये जो है, ये इसका एपिकल पार्ट है, एपिकल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा जो है, ये जो नीचे का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे हम लोग बोल रहे हैं बेसल पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो तरह की प्रॉपर्टीज देखने को मिल रहा है। एक जो ऊपर के हिस्से में है, जो इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के टच में है, और दूसरा जो ब्लड के टच में है। ठीक है, साइड बाय साइड भी है, साइड बाय साइड भी है, दैट इज लैटरल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट
ये अब देखिए कि यहाँ किस तरह का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए और यहाँ पर किस तरह का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए, इसकी जब चर्चा की जा रही है तो इस डायग्राम को हम फिर से एक बार बनाते हैं। आप देखें सभी लोग, ठीक है, मैं थोड़ा पहले कुछ ऐसा ये बना देता हूँ। हाँ, ये हो गया एक कैरियर प्रोटीन, ठीक है, और ये भी हो गया एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये भी हो गया। ओके, ये भी हो गया एक। अब इस सबको मिलाकर हम सेल बना देते हैं। ये जो है एपिथेलियल सेल है। अब आप देखें, अब आप देखें कि इस एपिथेलियल सेल में हमने अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टर को देखा है। यहाँ पर सबसे पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं एस ग्लूट। एस ग्लूट का मतलब क्या होता है? सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जो कि सोडियम आयन के कंसंट्रेशन के आधार पर मूव करता है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो जो एस ग्लूट है वो यहाँ पर मौजूद है। आपको इसको जैसे हम क्या लिखते हैं कि सोडियम आयन ड्राइवन ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ये जो हो गया वो एपिकल फेस में रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो फेस है, बेसल फेस है, वहां अलग होगा। अब देखिए, ये जो है ये ग्लूट है। क्या है ये? ग्लूट। ग्लूट मतलब कि सिर्फ प्लेन ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। और ये जो है ये है सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े। अब आप देखें कि कैसे ये सारा काम होता है। सोडियम आयन है, ग्लूकोज है, ये दोनों इसके मदद से क्या हुआ, अंदर आ गया, ठीक है, ग्लूकोज सोडियम आयन। अब आप देखें, ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ब्लड में ग्लूट के माध्यम से भेज दिया गया। यहाँ क्या है? ब्लड। और सोडियम आयन जो है, सोडियम आयन को ब्लड में भेजा गया, और ठीक उसी वक्त पोटेशियम आयन जो है वो ब्लड से सोडियम आयन ब्लड से एपिथेलियल सेल में ले आया गया। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जब इंटर करता है ल्यूमेन से, मतलब हमारे भोजन की नली से, तो सोडियम आयन और ग्लूकोज एक साथ आ रहा है अंदर, और जब वहां से ब्लड में जा रहा है तो ग्लूकोज के लिए अलग ट्रांसपोर्टर है और सोडियम आयन एक एक्सचेंजर है, सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप के रूप में। ये कहलाता है ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब एक नया टर्म हम लोग देख रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, और वो है ऑक्सिलरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये हम ई कोलाई बैक्टीरिया में ऑक्सिलरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख। ये ऑक्सिलरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो क्या चीज है? तो ऑक्सिलरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें आउटर मेम्ब्रेन में
देखें, पोरिन होता है, ठीक है। पोरिन जो है वो क्या है? चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन। चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन है। आप सभी जानते हैं कैरियर प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एक जो चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन होता है और एक खुद एक कैरियर प्रोटीन होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में अदर कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, तो वहां चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो दोनों मेम्ब्रेन में दो अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अपर मेम्ब्रेन में चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन्स एंड इनर मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन्स। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कैसे ये काम होगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो तैयार हो जाइए समझने के लिए। देखिए, ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन का बाइलेयर है, और ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन का बाइलेयर है। हम थोड़ा सा जगह बढ़ा करके दिखा रहे हैं क्योंकि हमें इवेंट भी तो दिखाना है ना। तो अब यहां पर टर्म देते हैं, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। तो ये आपका एक दृष्टांत बन गया। अब जैसा कहता है कि ऊपर जो है वो चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन है। देखिए, एक चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन में बना रहा हूं। हाँ, बायोलॉजी में डायग्राम बहुत धैर्य से बनाना। ये देखिए, ये हो गया ओरिन, जो क्या है? चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन है। ओके। और ठीक नीचे जो है, नीचे में, तो नीचे में कैरियर प्रोटीन्स है, ठीक है। देखिए, दिख रहा है सबको? बढ़िया। हम्म। अब देखिए हालात क्या होता है। अब होता है क्या कि कोई एक सॉल्यूट है, मान लो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज है यहाँ पर, ग्लूकोज को दिए। अब ये ग्लूकोज एक्वापोरिन की मदद से अंदर आ गया, अंदर ये ग्लूकोज आ गया। इस जगह को, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब सोचिए, अब तो ग्लूकोज को अंदर भेजना है, इनर मेम्ब्रेन से भी पार कराना है, कैसे जाएगा? तो इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में कुछ खास तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो इस ग्लूकोज के साथ बाइंड करेगा। आप देखिए, ये ग्लूकोज है, इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में कुछ खास तरह का प्रोटीन है। हम एक बड़ा बढ़िया डायग्राम दिखा रहे हैं आपको। पेचकस पाना होता है ना, उसी तरह का एक हम बना दे रहे हैं। और रिजल्ट क्या हो रहा है कि ये ग्लूकोज इससे जाकर बाइंड करेगा। जब ग्लूकोज इससे जाकर बाइंड करेगा तो कैसे दिखेगा? देखिए, ग्लूकोज जो है वो इसमें बाइंड कर दिया, ये ग्लूकोज है। ओके, ग्लूकोज को स्ट्राइप कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये जो है ये इससे जुड़ेगा और ग्लूकोज को इसमें रिलीज करेगा। अब इस डायग्राम को भी हम यहीं पर बिठा दे रहे हैं, आप इसके वीडियो में इस पूरे प्रोसेस को होते हुए देख सकते हैं। अब फर्दर क्या होगा, ये जो पाना था
वो पाना जाके बाइंड कर गया इससे, और यहाँ क्या किया उसने, ग्लूकोज को रिलीज कर दिया। जो ग्लूकोज उसने रिलीज किया वो ग्लूकोज क्या हो गया, इस सिस्टम में बाइंड करना शुरू किया, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। और फिर जुड़ने के बाद क्या होगा, हम सब जानते हैं कि इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होता है। जुड़ने के बाद ये खुल के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। खुल के बाहर निकल गया, और ये कैरियर प्रोटीन जो है वो अंदर की ओर खुल गया। अंदर की ओर खुलते ही ग्लूकोज जो है वो बाहर, मतलब बैक्टीरिया के सेल के अंदर में इंटर कर गया। इस मेम्ब्रेन में भी ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट हुआ है, लेकिन यहाँ जो है ना वो ट्रांससेलुलर का मतलब हम मतलब ठीक है उस सेंस को ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक मेम्ब्रेन दूसरे मेम्ब्रेन दोनों के बीच का स्पेस और फिर अंदर का जगह, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इसको हम लोग ऑक्सिलरी ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन है इसे हम लोग बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। तो कहने का स्पष्ट है कि ये जो पेरिप्लाज्मिक सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, यह अगर पेरिप्लाज्मिक स्पेस से हटा दिया जाए तो फिर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होना बहुत मुश्किल है। एक्सचेंजर, इस एक्सचेंजर का नाम जरा पढ़ेंगे तो यूनिकनेस है इसमें, सोडियम आयन ड्रिवेन। मतलब ये जो एक्सचेंजर है ये खुलेगा बंद होगा किसके कारण, सोडियम आयन कारण। क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। क्लोराइड के बारे में हम क्या बोलते हैं, ये इनऑर्गेनिक एनायन है, और ये ऑर्गेनिक एनायन है। अगर आप गौर करें तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, और सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसमें जो है ना आप बोलेंगे कि सर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो एक तो और पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल। इसमें प्रोटॉन आयन जो है वो लिखा नहीं जाता है, वो हिडन होता है, ठीक है। इसमें लोग प्रोटॉन आयन नहीं लिखते हैं बल्कि उसको हाइड कर रखते हैं। अब अगर आप एक मेम्ब्रेन में इसको देखें, हम देख रहे हैं सोडियम आयन ड्रिवेन क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। हाँ, तो ये एक्सचेंजर देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि क्लोराइड और प्रोटॉन का ई फ्लक्स होता है, मतलब वो बाहर जाएगा। तो हम तीर का निशान का यूज करते हैं, क्लोराइड एंड प्रोटॉन बाहर जाएगा, और सोडियम आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन ये दोनों अंदर जाएगा। मतलब एक साथ चार मटेरियल जो है वो अंदर बाहर होते हैं। कौन कौन सा, तो बाइकार्बोनेट आयन एंड सोडियम आयन, और बाहर क्या जाता है, क्लोराइड आयन एंड प्रोटॉन आयन। अब आप जरा गौर करें, चार्ज बैलेंस हो जाता है, एक माइनस चार्ज अंदर गया तो एक माइनस चार्ज बाहर आ गया, चार्ज बैलेंस हो गया माइनस का। एक प्लस चार्ज अंदर गया तो एक प्लस चार्ज बाहर आ गया, तो ये भी मैनेज हो गया। तो हम लोग क्या है, ई फ्लक्स ऑफ क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, और इनफ्लक्स ऑफ, है ना, ई फ्लक्स में दो एफ यूज करते हैं, इनफ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सोडियम आयन। अब सोचिए कि अगर क्लोराइड और प्रोटॉन अंदर से आ रहा है, तो हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन एसिडिटी कॉज करता है,
है ना। इसका मतलब है कि अंदर क्या था, अंदर एसिडिटी थी, अंदर एसिडिटी थी, लेकिन जैसे ही एक्सचेंजर काम किया, रिजल्ट क्या हो गया कि एसिडिटी घटना शुरू हो गया। तो जैसे ही प्रोटॉन और क्लोराइड बाहर निकलता है, एसिडिटी घटता है, ठीक है ना, एसिडिटी डिक्रीज होना शुरू होता है। साथ ही साथ क्या है, सोडियम आयन और इसको अगर जोड़ दें तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, यह एक प्रकार का सॉल्ट है। सॉल्ट है कि बेस है, ठीक है। और इसके अंदर जाने से फिर भी क्या होता है, एसिडिटी घटता है। तो आप अगर इन सब चीजों को गौर करेंगे तो सोडियम आयन ड्रिवेन आयन एक्सचेंज ये किस चीज को रेगुलेट करता है, पीएच रेगुलेशन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है इससे, सोडियम आयन ड्रिवेन क्लोराइड आयन बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर क्या करता है, पीएच रेगुलेशन। ठीक इसी तरह से एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, वह है सोडियम आयन इंडिपेंडेंट क्लोराइड आयन बाइकार्बोनेट आयन एक्सचेंजर। पहला जो देखे थे वो क्या था, वो सोडियम आयन डिपेंडेंट था, मतलब उसमें सोडियम आयन वाज ड्राइविंग फोर्स। इसमें कहता है कि नहीं, सोडियम आयन इंडिपेंडेंट है। अब सोडियम आयन इंडिपेंडेंट है तो कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखता है, देखें आप, ठीक है। ये बाइलेयर हो गया, और इसमें अब उतना हम डायग्राम ये नहीं करते, हम एक प्लेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और अब क्या होता है कि यहां पर भी जो इनफ्लक्स होता है वो होता है सोडियम आयन क्लोराइड आयन का। इनफ्लक्स हो रहा है वो देखो किसका हो रहा है, अंदर की ओर कौन आ रहा है और बाहर की ओर कौन जा रहा है। देखिए बाहर की ओर कौन जा रहा है, इसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ हम लोग को लिखना चाहिए कि ECF SCF कहाँ है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड ICF। अब देखिए बाहर की ओर कौन जा रहा है, तो बाहर की ओर जा रहा है H+ एंड क्लोराइड आयन, और अंदर की ओर नहीं नहीं गड़बड़ हो गया, तो हम पुराना वाला ही बताने लगा। ई फ्लक्स किसका हो रहा है, ई फ्लक्स हो रहा है प्रोटॉन आयन का और बाइकार्बोनेट आयन का। और इनफ्लक्स किसका हो रहा है, इनफ्लक्स हो रहा है सोडियम आयन का एंड क्लोराइड आयन का। अब आप गौर करें कि बाहर क्या भेज रहे हैं, बाहर हम भेज रहे हैं प्रोटॉन एंड, वैसे भी प्रोटॉन अगर बाहर जा रहा है अंदर एसिडिटी घटती है, ठीक है। अंदर एसिडिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और सोडियम क्लोराइड को अगर आप देखें तो ये तो सॉल्ट है, इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड अगर ये सॉल्ट है यहाँ पर, ये भी क्या करेगी, एसिडिटी को घटाने का काम करेगी। तो सोडियम आयन इंडिपेंडेंट, इसका भी जो काम है वो है पीएच रेगुलेशन, पीएच का रेगुलेशन। तो अभी जो दोनों आपने एक्सचेंजर देखा, ये दोनों ही पीएच का रेगुलेशन को करता है। एक्सचेंजर में जो नेचर ऑफ चीजें जो मूव कर रही हैं वो बहुत डिफरेंट है। कैसे कि सोडियम आयन इंडिपेंडेंट में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन साथ हो जाता है, जबकि अगर सोडियम आयन डिपेंडेंट वाले में देखें तो उसमें सोडियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन साथ में। तो ये जो बारीक डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो सोडियम आयन इंडिपेंडेंट क्लोराइड आयन बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर जो है इन secretory vesicle एंड बैंड 3, याद आ गया आप लोगों को बैंड 3 इन आरबीसी मेम्ब्रेन, आरबीसी मेम्ब्रेन
वर्क इन सिमिलर फैशन, वर्क इन सिमिलर फैशन, सिमिलर फैशन में वर्क करता है टू रिमूव टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड क्विकली। कहने का यहां तात्पर्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू कार्बोनिक एसिड which ionize into proton and bicarbonate ions. So try to understand कि जब ये लंग्स में हम लोग पढ़ते हैं तो लंग्स में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना होता है, ओके। और जो टिश्यू होता है, टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है। तो जब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि प्रोटॉन एंड बाइकार्बोनेट आयन एक साथ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ये जो किया जा रहा है एक्चुअली इसका दूसरा जो रोल होता है बैंड 3 में, बैंड 3 में इसका रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। सो ये महत्वपूर्ण विषय है जो आपके साथ मैंने साझा किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत गहराई से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लेंगे।